हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो है दो किस्म की जो है फेजेस हैं। पहली फेज़ है डेवलपमेंट फेज़ एंड दूसरी फेज़ है जनरेशन। जो पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो 1940s के बाद हुआ था। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू हुई, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से पहले डेवलपमेंट चल रही थी। मुख्तलिफ डिवाइसेस बनी जिनको कंप्यूटर की डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप करार दिया गया। तो उन स्टेप को भी हमने जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में शामिल किया है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो सेकंड फेज़ है ये है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। जो पहली जनरेशन थी ये 1940s में शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और इस तरह फिफ्थ जनरेशन, अभी फोर्थ और फिफ्थ दोनों अभी प्रेजेंट में चल रही हैं। ये राइट साइड पर जो पिक है ये ऊपर दिखा रही है कि किस तरह पहली जो जनरेशन थी उसमें एक कंप्यूटर दिखाया गया है, पूरी वॉल पर भी है और जो कैबिनेट बनी हुई है उसमें भी एक ही कंप्यूटर है इतना बड़ा। और नीचे देखें ये कंप्यूटर कितना स्मॉल और कितना जो है मोर ब्यूटीफुल हो गया है, लेकिन ये उतना ही मोर पावरफुल है। ऊपर वाला जो कंप्यूटर है वो उतना बिग है लेकिन उतना ही जो है वो स्लो है, इतना पावरफुल नहीं है, हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। नीचे वाला मोर एफिशिएंट है। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती गई इस तरह कंप्यूटर इम्प्रूव होते गए, साइज में छोटे होते गए, लेकिन जो है पावर में ज़्यादा होते गए। तो इस तरह ये जो फिगर में दिखाया, ये जो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो पहली जनरेशन में जो थे सारे कंप्यूटर बिग बिग साइज के थे, लार्ज थे। फिर दूसरी उनमें क्या थी, वो स्लो थे। तीसरा वो एक्सपेंसिव थे, उनकी वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, उनमें इक्विपमेंट जो यूज़ होता था वो बहुत महंगा होता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर, जैसे फिफ्थ जनरेशन आई, ऐसे ऐसे कंप्यूटर जो है स्मॉल होते गए, फास्ट होते गए और चीपर भी होते गए, ठीक है। अब हर कोई कंप्यूटर खरीद सकता है। तो हम जो है कंप्यूटर की जनरेशन डिस्कस करेंगे, जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की वो डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करने के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो जो 6 टर्म यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कि कौन सी जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद करेक्टरिस्टिक, और इसमें हम स्पीड ऑफ कंप्यूटर पर बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक में फिजिकल अपीयरेंस, कि देखने में कंप्यूटर कैसे लगते थे उस जनरेशन के। इसके बाद एप्लीकेशन, ये जो कंप्यूटर जिस जनरेशन के थे वो किस किस जगह यूज़ हो सकते थे या होते रहे। और फिर उनके उनकी ये एक दो एग्जांपल्स कि वो कौन से कंप्यूटर थे। अब देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये थी 1940 से 1956 तक। इस जनरेशन में जो है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सबसे मेन बात जो इस जनरेशन की मानी जाती है वो है वैक्यूम ट्यूब। राइट साइड पर जो फिगर है इसमें वैक्यूम ट्यूब भी हमें नज़र आ रही हैं। तो ये देखें वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ी थी साइज़ में, और ये बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट अप भी कंप्यूटर होते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती थी। तो जो सबसे मेन चीज़ थी इसमें सर्किटरी के लिए, मदरबोर्ड के लिए जो चीज़ यूज़ होती थी वो क्या चीज़ यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेमोरी यूज़ होती थी उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे। अब नाम से ही ज़ाहिर है कि जैसे कि ड्रम्स का साइज़ भी ड्रम जितना ही होता था, तो इसलिए कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत बड़ा होता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स यूज होते थे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कार्ड और पेपर, ये पेपर और कार्ड पर ही जो है ये पंच कार्ड बनता था उससे, और इससे इनपुट ली जाती थी। ये याद रखने वाली बात है कि उस वक्त कीबोर्ड नहीं थे और माउस भी नहीं था, उस वक्त इन चीज़ों की मदद ली जाती थी इनपुट के लिए। और आउटपुट जो है कंप्यूटर प्रिंट करता था, कोई मॉनिटर भी नहीं थे, तो इसलिए आउटपुट जो है प्रिंट की जाती थी। तो उधर से देखी जाती थी कि जो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता था, और आउटपुट जो देखी जाती थी वो प्रिंट आउट से देखी जाती थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मशीन लैंग्वेज यूज हुई, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया कि कंप्यूटर को बताया जाता था कि ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है। जो भी कंप्यूटर बनाया जाता था
तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ हुई वो मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? 1 और 0 की लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता है 1 और 0 की लैंग्वेज को, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर में प्रोग्रामर के लिए बहुत सारी लैंग्वेज आ गई हैं, C++ जो है, पाइथन है, जावा है। ये सारी लैंग्वेज कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होती हैं और ये इजी है इंसान के समझने के लिए। तो जो इंसान समझ सकता है, ह्यूमन समझ सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, और उनको ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है और जो इंसान के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, इसलिए इनको मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज हैं या मशीन लैंग्वेज, ये हर कोई समझ भी नहीं सकता था, इसके लिए बहुत एक्सपर्ट चाहिए होता था बंदा, इसलिए कंप्यूटर को यूज़ करना ही बहुत महंगा काम था, ऐसा बंदा ढूंढना जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सके। तो क्योंकि वो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज सीखनी हर किसी के बस की बात नहीं थी। और कंप्यूटेशन टाइम फिर भी जो कि ऑपरेशन परफॉर्म होते हालांकि सिंपल ऑपरेशन थे, लेकिन उन ऑपरेशन के लिए भी टाइम जो था मिली सेकंड में था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, सेकंड का कुछ हिस्सा मिली सेकंड। फिजिकल अपेयरेंस मतलब उनका जो साइज़ था वो दो दो रूम पर भी मुश्तमिल होता था, वो बहुत बड़े थे साइज़ में, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे, इसलिए उनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है उनमें की जाती थी, क्योंकि वो उस टाइम के लिए बहुत महंगे थे और जो जो कैलकुलेशन वैसे नहीं हो सकती थी उनके लिए इनको यूज़ किया गया, क्योंकि उस वक्त के लिए ये बहुत एफिशिएंट थे। हालांकि वो सिर्फ कैलकुलेटर या इस तरह की छोटी मोटी एप्लीकेशन चलाते थे, लेकिन ये फिर भी जो है उस वक्त की साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया गया। इनका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं था और बहुत ज़्यादा जो आम लोगों की एक्सेस में नहीं थे, और पर्सनल यूज़ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे। जो पहले कंप्यूटर बने उन उन उनमें से चंद के नाम दे दिए गए हैं एग्जांपल में: यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं तो इनके जो जिन्होंने ये इन्वेंट किए ये तीनों कंप्यूटर, उनके नाम भी देख लें और ये भी देख लें कि ये तीनों कब इन्वेंट हुए, क्योंकि ये पहली जनरेशन के मेन कंप्यूटर थे। उसके बाद 1956 से 1963 तक दूसरी जनरेशन आ गई। अब उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो थे ये छोटे से साइज में वैक्यूम ट्यूब से, इसलिए ये कंप्यूटर भी थोड़े छोटे हो गए पहले से, और थोड़े कम हीट अप होना शुरू हो गया, और इनकी प्राइस भी थोड़ी कम होगी, ये थोड़े एफिशिएंट भी हो गया। मेमोरी भी इनकी थोड़ी एफिशिएंट होगी, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक कोर यूज़ की गई, मैग्नेटिक ड्रम की जगह। पहले जो थी पहले जनरेशन में मेमोरी परमानेंट सेव नहीं थी, जैसे कंप्यूटर ऑफ होता था वैसे ही मेमोरी जो है वो वाश हो जाती थी। जैसे ही कंप्यूटर फिर ऑन किया तो फिर नए सिरे से सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन फिर जो है सेकेंडरी मेमोरी आ गई। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, कि जब हम किसी चीज़ को सेव कर दें, फिर कंप्यूटर ऑन करें, फिर दोबारा उस चीज़ को एक्सेस कर लें, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी भी थी उसमें, जो सेकंड फेज़ आई। पहली फेज़ में सेकेंडरी मेमोरी नहीं थी। पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स पहली जनरेशन में इनपुट के लिए यूज़ किया गया, और दूसरी में भी यही यूज़ किया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, और प्रिंट आउट में भी कोई चेंजेस नहीं आई, ये दोनों चीज़ें सेम रही। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में पहले तो मशीन लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि 1 0 में हर कोई इसको नहीं समझ सकता, तो उसके लिए हल तलाश किया गया। सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज बनी। असेंबली लैंग्वेज में निमानक्स यूज़ किए जाते थे। निमानक्स मतलब एडिशन की जगह ऐड का लफ्ज़ ADD, इस तरह ऐड का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था, और उस लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को समझाना आसान था, और उस लैंग्वेज को समझना इंसान के लिए भी आसान था। लेकिन फिर भी वो लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल थी, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज बनाने की कोशिश शुरू थी। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया है कि कंप्यूटर के लिए समझना जो मुश्किल हो, इंसान के लिए समझना आसान हो, तो ऐसी लैंग्वेज बनाने की कोशिश जारी थी। तो कोबल और फोर्ट्रान दो लैंग्वेज उस दौर में बनाई गई, ठीक है। उसके बाद मज़ीद लैंग्वेज, अभी तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में कोबल और फोर्ट्रान
दो मेन लैंग्वेज बनाई गई। असम्बली लैंग्वेज एक अलहदा लैंग्वेज है जिसमें निमानक्स यूज होते हैं, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसके बाद आगे हाई लेवल लैंग्वेज पर काम शुरू हुआ। करेक्टरिस्टिक पहले जो था वो मिली सेकंड में टाइम था, उसके बाद सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड में हो गया। साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है, पहले से साइज कम हो गया दूसरी जनरेशन में। अब रूम बहुत ज़्यादा, 2-3 रूम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जगह उनसे काफ़ी कम लेते थे, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर आ गया। कमर्शियल यूज़ में ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी बहुत कम थे, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत आई थी। ये 3 एग्जाम्पल है, IBM 1401, CDC 1604, ये चंद एग्जाम्पल हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। इसके बाद कंप्यूटर्स में IC चिप्स यूज़ होना शुरू हो गई, जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन थी। तो मैं IC चिप्स को के लिए स्लाइड बनाई है। IC चिप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बोर्ड होता है जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर और जो है ना कंडक्टर वगैरह लगे होते हैं। सब जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के चिप्स पर लगे होते हैं, बहुत स्मॉल जो है साइज़ में। तो इंटीग्रेट हुए होते हैं एक चिप पर, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक छोटी सी चिप पर बहुत सारे ये सर्किट अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर अटैच होते हैं, इसलिए इसको जो है ना कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा होता गया। तो ये जो मैंने कुछ स्केल ऑफ इंटीग्रेशन बताए हुए हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन हुई वो SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI का क्या मतलब है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें आप देखें कि कितने जो है ना मतलब इसमें कितनी मतलब यूज़ हो रही थी चिप्स, 64 तक, ठीक है। फिर MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आई, उसमें अब ट्रांजिस्टर की मिकदार ज़्यादा हो गई। अब देखते जाएं जैसे जैसे इंटीग्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट होते गए, ऐसे ऐसे ही हमारे कंप्यूटर फास्ट होते गए, मोस्ट एफिशिएंट होते गए, ठीक है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें अब नो लिमिट, ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे होते हैं और इसी पर काम हो रहा है। तो अब देखते हैं IC चिप्स में जो ट्रांजिस्टर पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई पहले जनरेशन में, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, जो कि अभी तक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी IC चिप्स आ गई, ठीक है। IC चिप्स जो थी, तो ये सारी चिप्स जैसे जैसे आगे जाती गई, SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI, ऐसे ऐसे हमारे कंप्यूटर जो है वो फास्ट होते गए। उसके बाद तीसरी जनरेशन, पहले मैंने सोचा कि IC चिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि IC चिप्स क्या होती हैं। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जैसा कि पहली लाइन लिखी हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन सिलिकॉन चिप, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन थी इसमें IC चिप्स आ गई, लेकिन इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी और MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन थी। तो अभी भी ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन से फास्ट थे, छोटे से, रिलायबल थे, और इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया। पंच कार्ड ख़त्म हो गया, मॉनिटर भी आ गया, आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गया। तो प्रिंट आउट भी, मतलब आउटपुट के लिए प्रिंट तो अभी भी यूज़ होता है, लेकिन जो मेन पर्पज़ था, मेन सोर्स था, वो अब कोई भी चीज़ देखनी होती थी उसके लिए भी प्रिंट होता था। लेकिन अब हम कोई भी चीज़ मॉनिटर पर व्यू कर सकते हैं, कीबोर्ड जो है उसके लिए उससे इनपुट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इंसान के लिए समझना बहुत ईजी है। और इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। बहुत कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देना बहुत आसान हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमें मदद देता है कंप्यूटर पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करने में, ठीक है। कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा जो काम करना है वो इजी हो जाता है। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है। विंडो जो हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जिससे कंप्यूटर को यूज़ करना और ज़्यादा इजी हो गया। जो टाइम था वो नैनो सेकंड में चला गया,
और ज़्यादा फास्ट हो गया कंप्यूटर। फिज़िकल अपीयरेंस अब काफ़ी स्मॉल हो गई थी तीसरी जनरेशन में। एप्लीकेशन अब जो तीसरी जनरेशन में आकर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोड्यूस किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ किया। कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होते थे, पर्सनल यूज़ में बहुत ज़्यादा आम नहीं थे, किसी किसी के पास हो सकता है, लेकिन कमर्शियल जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। और इनकी मेन एग्जांपल IBM 370 और PDP-11। तो उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई। अब इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ होना शुरू हो गया और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर उन्होंने चिप्स पर जो है वो शुरू कर दिए और अभी तक भी ये हो रहे हैं। और जितने ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर ये सारे एक चिप पर इंटीग्रेट कर सके उतना ही हमारा कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। मैक्रो प्रोसेसर भी यही है कि एक ही चिप पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कंपोनेंट ये सारे एक चिप पर लगा दिए जाते हैं, इसको कहते हैं मैक्रो प्रोसेसर। ये 1971 में बना और ये IBM ने बनाया। इसके बनने से कंप्यूटर जो थे ये और ज़्यादा स्मॉल हो गया, यानी कि इतने स्मॉल हो गया कि अब हम कंप्यूटर जो एक मोबाइल भी अभी एक कंप्यूटर है उसको हम हाथ की एक थैली में भी पकड़ सकते हैं, इतने स्मॉल हो गया। किस वजह से? मैक्रो प्रोसेसर के आने की वजह से, मैक्रो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। और जैसे ही फोर्थ जनरेशन आई तब पर्सनल कंप्यूटर बने ज़्यादा, मतलब अब हर किसी के पास कंप्यूटर है, हर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है। पहले सिर्फ कमर्शियली अवेलेबल थे, ज़्यादा प्राइस थी, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। और क्या हुआ? नेटवर्किंग हुई, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग के ज़रिए जो है शेयर करने का तरीका बना। उसके बाद आगे जाकर जो है इंटरनेट बना, वेब टेक्नोलॉजी बनी। तो इसमें जो नेटवर्किंग भी फोर्थ जनरेशन में शुरू हुई। साथ में टेक्नोलॉजी में विंडोज़ आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आ चुका था, लेकिन पहले और ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले था। फिर जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाई, ठीक है। GUI बना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आइकन बने, यानी कि अभी देखें अब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उस पर कंप्यूटर का आइकन बना होता है। VLC जो अगर मीडिया प्लेयर है तो उसका आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करके उसको यूज़ करना ईजी होता है। मोबाइल में जो एप्लीकेशन है इनके आइकन बने होते हैं, लेकिन पहले सब कुछ टाइप करना पड़ता था। लेकिन फिर GUI बना, तो इससे जो है कंप्यूटर यूज़ करना बहुत आसान हो गया। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, GUI क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेज और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगी हर जो काम के लिए। मिसाल के तौर पर एंड्राइड के लिए जो है अब जावा है, इस तरह जो है पहले C थी सिर्फ, फिर C++ बनी। जो स्पीड है कंप्यूटर की वो पिको सेकंड में आ गई। फिजिकल अपीयरेंस, अब कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन अभी भी चल रही है और फिफ्थ भी साथ साथ चल रही है, ये पैरेलल चल रही हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो है उसके कंप्यूटर जैसे मोबाइल ये भी हम हैंड में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? कमर्शियल भी यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ नहीं यूज़ हो रहा है। और पर्सनल भी हर किसी के पास कम से कम एक कंप्यूटर है मोबाइल की सूरत में, और डेस्कटॉप भी मोस्टली पीपल के पास है। तो जो ये जनरेशन थी इसमें मैक्रो प्रोसेसर बना, उसका नाम था 4004 चिप जो है उसका नाम था मैक्रो प्रोसेसर जो बना। इससे जो कंप्यूटर की दुनिया में जो सही मायनों में ये कंप्यूटर हमारे पास आया, ये 1971 से आया, फोर्थ जनरेशन से। फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन असल में फोर्थ जनरेशन के साथ साथ यूज़ हो रही है। इसमें इसका मकसद ये है कि कंप्यूटर को इस काबल बनाया जाए कि वो खुद ही लर्न कर सके और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके। तो अब मिसाल के तौर पर हम अंगूठा लगाते हैं, ठीक, कंप्यूटर को तो ये रिकॉग्नाइज करता है और इसको पता चल जाता है कि ये बंदा पहले जो है ना डेटाबेस में है या नहीं है। तो अब ये इसको मोर एफिशिएंट बनाया जा रहा है कि ये अब नॉर्मल बिहेवियर भी डिटेक्ट कर सके। इस तरह की जो है अभी जिस तरह फेस लॉकर के पासवर्ड लगे होते हैं, वॉइस को हमारी रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस तरह कंप्यूटर को मोर एफिशिएंट बनाया जा रहा है इसमें। तो फिफ्थ जनरेशन का एक गोल ये है कि कंप्यूटर को लर्न करवाया जाए कि काम कैसे करने हैं। मिसाल के तौर पर रोबोटिक्स जो है अब होटलों में सर्व कर रहे हैं, उनको इस तरह ट्रेन किया गया है कि जो रोबोट्स हैं वो होटलों में खाना सर्व कर रहे हैं।
तो उसके बाद ULSI चिप्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मिलियंस ऑफ चिप्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, मिसाल के तौर पर पहले तो एक काम होता था ज़्यादातर, और एक ही काम होता था। दूसरा काम जब शुरू होना होता था कंप्यूटर पे, तो पहला काम जब ख़त्म होता था तब शुरू होता था। अब 10-10 काम इकट्ठे हो रहे होते हैं एक ही कंप्यूटर पर। तो पैरेलल प्रोसेसिंग से स्पीड भी बढ़ गई है, काम भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा, जो पहले ऊपर पॉइंट डिस्कस हुआ है उसमें तो कंप्यूटर को लर्न करवाया जा रहा है कि मुख्तलिफ काम कैसे करना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो इंसान की तरह सोच सके, रीजनिंग कर सके जिस तरह इंसान करते हैं। लेकिन इसके भी अभी हम इंसान जो है इसमें इस काबिल नहीं हुए कि ऐसा कर सकें। लेकिन बहुत सारे साइंसदान ये भी कहते हैं कि अगर कंप्यूटर इस काबिल हो गए कि वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल हो जाएं और वो ह्यूमन की तरह सोच सकें, तो वो हो सकता है वो इंसान के भी दुश्मन बन जाएं कि जो हम इंसान को ख़त्म करते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, तो जिस तरह हमें ख़त्म होने का डर होता है, इस तरह कंप्यूटर को भी मरने का डर हो। तो ये एक वेरी जो है कम्प्लेक्स मसला है कि अभी तक कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट नहीं बने। तो लेकिन ये 5th जनरेशन का एक गोल है कि इसमें हमने कंप्यूटर को ह्यूमन रीजनिंग के काबिल बनाना है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए। एग्जाम्पल क्या है इस जनरेशन के कंप्यूटर की? एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक एक जो है कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा लर्न करवाया जाता है, उसको मेडिकल टर्म लर्न करवाई जाती है, और एक कंप्यूटर को पूरा डॉक्टर बना दिया जाता है। फिर उससे जिस भी बीमारी का उसको लामते बताकर, उसको फ़ोटो देकर मरीज़ की, पेशेंट की, तो जो भी चीज़ें पूछी जाएँ वो बताता है कि इसके लिए ये जो मेडिसन अच्छी है, इसको ये करना चाहिए। तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ मेडिकल के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब मैथमेटिक्स के लिए भी एक जो है एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। हर फील्ड के लिए जो है एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अभी हम मैसेज वॉइस में बोलते हैं और मोबाइल उसको समझ सकता है, ठीक है, और कंप्यूटर उसको समझ सकता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को भी समझ सके। स्पीच रिकग्निशन, ये इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ये तो वैसे भी कंप्यूटर समझ रहे हैं। वॉइस रिकग्निशन, ये पासवर्ड में है कि वो आपकी वॉइस को पहचान सके। स्पीच में ये है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या क्या है वो पहचाने। वॉइस में ये है कि वो आपकी आवाज़ क्यों पहचाने कि ये आमर ही बोल रहा है, उसको ये भी पता चल रहा है। रोबोटिक्स पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है 5th जनरेशन में। तो ये 5 जनरेशन थी। पहले जनरेशन क्या थी? 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे। दूसरी जनरेशन क्या थी? उसमें ट्रांजिस्टर आ गया, 1963 तक वो थी, और थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज उसमें इंटीग्रेट हो गई। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो मेन थी वो यूज़ होती थी। इनपुट के लिए पहली 2 जनरेशन में 5 कार्ड यूज़ होते थे। जब 3rd जनरेशन आई तो उस टाइम माइक्रो प्रोसेसर आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आए, तो उस टाइम जो है कंप्यूटर फास्ट होना शुरू हो गया। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में आया, 3rd जनरेशन में सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट आए, तो उसमें जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आ गई। फिर 4th और 5th जनरेशन में फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई। अब कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो इंसान की सोच को समझ सके। तो ये हिस्ट्री में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। तो इनको ये देखना हमारे जो कंप्यूटर को जो भी समझना चाहता है उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। कोई पूछे तो हम ये बता सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।